हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 करें जी बच्चों। कोई इतना सवाल आसान सवाल है, कर लो। हाँ जी, एक कंपनी एनुअली प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ईच यूनिट रिक्वायर 6 kg ऑफ मटेरियल वाई। बच्चों हमने केजी को देखना है कि यूनिट्स को देखना है? हम मटेरियल को देखेंगे कि फिनिश प्रोडक्ट को? मटेरियल को। द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वाई आर एज फॉलो। कॉस्ट पर केजी 16,000 है, ये हमने सप्लायर को पे करना है। ऐसी इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर 20,000। जब वो यूनिट आएंगे उनको हमने चेक करना है क्या वो सही है, ये गलत है, क्या खराब तो नहीं है, लो क्वालिटी का माल तो नहीं है। देखो बच्चों, 1 किलो मटेरियल 16,000 रुपए का आ रहा है। बात समझ आएगी नहीं? 1 kg बड़ा महंगा है, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इंस्पेक्शन भी हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप, और एक ट्रिप के ऊपर 400 यूनिट आ सकते हैं, 25,000। एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउस पे रखने का खर्चा कितना है? 100 रुपया पर यूनिट। फाइनेंसिंग कॉस्ट 15%, मतलब वो जो हमने मटेरियल परचेज करना है, अगर वो बैंक से कर्जा लेके मटेरियल परचेज करेंगे तो बैंक वालों को 15% साल का पे करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालें और टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट निकालें। ईच यूनिट इज बेस्ड ऑन ईओक्यू एंड कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 30 kgs। The cost related to material by ऊपर वाली
मैसेज किया था यार मैंने किया था मैं नीचे क्या आ गया मेरे चार छोटे गए मैं नीचे जाके नहीं के वापस आ गया हम तो हो गए
Yes, sir. पेन किधर गया इसका? शाबाश। वो किधर गया पेन? टीएस बुला के लेके। हाँ जी, क्या आंसर आया इसका? 360 kg। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट? जी शाबाश। बताएं भाई, फाइनेंस का होल्डिंग कॉस्ट में क्यों ऐड की गई है? हैं? सबसे पहले नोट्स निकाल के देख होल्डिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स। होल्डिंग कॉस्ट की एग्जांपल में सबसे पहली लाइन पढ़। वेरी गुड। चलो जी बच्चों, आज हमने पढ़ना है 20 मिनट काफी है। हाँ जी बच्चों, हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल क्या होता है। ये मजीद हम आज इसको क्लियर करते हैं। बच्चों, हमारी नॉर्मल अजम्पशन ये थी, हमारी अभी तक की अजम्पशन ये होती है ये इन्वेंटरी लेवल है, कभी हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं कभी नहीं रखते, लेकिन सेफ्टी स्टॉक सारा साल रहता है। हम ऑर्डर देते हैं, 0 हो जाता है, उसी दिन ऑर्डर देते हैं तो वो उसी दिन आ जाता है।
अभी तक ये हमारी assumption ये है कि जिस दिन हमने ऑर्डर, जिस दिन हमारा EOQ या जो भी ऑर्डर दिया होगा वो सेफ्टी स्टॉक के लेवल तक पहुंचा, हमने कॉल की और 1 सेकंड में वो आ गया, ऐसे ही ना, और उसी दिन वो फुल हो गया। हालांकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, उसमें कोई गैप आता है कि आपने कॉल की है उस दिन, मतलब हकीकत में क्या होता है, हम कॉल करेंगे, फर्ज करो यहाँ पे हमने कॉल की, लेकिन कॉल करने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक कम होता जाएगा और सेफ्टी स्टॉक का लेवल आएगा तो उस वक्त फिर क्या आएगा, स्टॉक आएगा। अभी तक हमारी assumption ये है कि जनाब हमने कॉल की है, जब हमारा ऑर्डर खत्म हो गया सेफ्टी स्टॉक के लेवल पे हमने कॉल कर दी और उसी दिन आ गया। होता ये नहीं है, कॉल हम हमेशा एक लेवल आने सेफ्टी स्टॉक के लेवल से पहले हम कॉल कर देते हैं और उसके कॉल करने के बाद भी हमारा स्टॉक कम होता रहता है और जब सेफ्टी स्टॉक के लेवल पहुंचता है तो उस वक्त ऑर्डर आ जाता है और सेफ्टी स्टॉक पूरा साल मेंटेन है। ठीक है जी। तो बच्चों, ए बिजनेस एंटिटी शैल ऑलवेज मेंटेन सर्टेन लेवल्स ऑफ इन्वेंटरीज, दीज लेवल्स आर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बच्चों वो लेवल है जहां पे आपने कॉल करनी है, जहां पे क्या करना है, कॉल करनी है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। फर्ज करो बच्चों ये सेफ्टी स्टॉक है, ये 300 यूनिट का है, ठीक हो गया, और ये 700 यूनिट है आपका वो लेवल जहां पे आपने कॉल करनी है, ताकि कॉल करने से लेके सेफ्टी स्टॉक तक जाते जाते आपका स्टॉक आ जाए, ऑर्डर रिसीव हो जाए। मतलब जिस दिन कॉल की है 700 लेवल था और जिस दिन यूनिट आए उस वक्त क्या लेवल था, 300 लेवल था, और फिर वो लेवल आगे फिर आगे फिर आगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये रीऑर्डर लेवल क्या चीज होती है कि किस वक्त आपने कॉल करनी है। ये 700 क्या चीज है, ये रीऑर्डर लेवल है, और ये 300 क्या चीज है, ये सेफ्टी स्टॉक। क्लियर हो गया? तो सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक तो आपको पता ही होगा ना, मैक्सिमम लीड टाइम मल्टी मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, याद है, लेस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन, जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या है जी, आपका सेफ्टी स्टॉक है। और मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल और मिनिमम इन्वेंटरी लेवल ये भी आज हमने क्लियर करना है। सो फार it has been assumed that when an item of material is purchased from a supplier, the delivery from the supplier will happen immediately. In practice, however, there is likely to be some uncertainty about when to make a new order for inventory in order to avoid the risk of running out of inventory before the new order arrives from the supplier. And this is called lead time. जब हमने कॉल करनी है और जब वो चीजें रिसीव होनी है उसके दरमियान जो गैप है उसको क्या कहते हैं, लीड टाइम। और ये डेज, वीक्स और मंथ में भी हो सकता है। On the basis of this lead time, the companies determine the level of stock at which the other order should be placed to avoid stock out situation. हमारी अभी तक की assumption क्या थी बच्चों, जिस वक्त कॉल करेंगे उसी वक्त आ जाएगा। लीड टाइम की assumption हमारी फिलहाल क्या थी, 0 थी, याद है। और सेफ्टी स्टॉक पे हम कॉल कर देते थे। लेकिन अभी क्या कंसेप्ट आ रहा है, लीड टाइम का। लीड टाइम का मतलब क्या, कॉल करने और चीजें आने के दरमियान का गैप। तो उस गैप में फिर हम ये डिसाइड करना है कि भाई सेफ्टी स्टॉक यूज होगा या सेफ्टी स्टॉक से पहले कोई लेवल यूज होना चाहिए। तो हम कहेंगे सेफ्टी स्टॉक तो नहीं यूज करने देंगे, सेफ्टी स्टॉक से ऊपर ऊपर कुछ यूज हो जाना चाहिए। तो फिर हम सेफ्टी स्टॉक से ऊपर कोई लेवल सेट करेंगे कि उस लेवल पे कॉल कर देनी चाहिए। तो उस लेवल का नाम क्या रखेंगे, रीऑर्डर लेवल। तो क्या रीऑर्डर लेवल सेफ्टी स्टॉक से ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। ठीक है जी। Such reorder level is determined using the average consumption during lead time. Average consumption हम सोचेंगे कि फर्ज करो जी बच्चों हमारा रीऑर्डर लेवल है 700, तो 700 से 300 पे जाते वक्त 400 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे। ये एवरेज सोच रहे होंगे या बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन सोच रहे होंगे? ये हम एवरेज सोच रहे होंगे कि ऑन एवरेज हमारे 400 यूनिट क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। बात सुन ली? लेकिन अगर न्यू ईयर नाइट है या ईद का दिन है या कोई इस तरह का कोई इवेंट है जिसपे बहुत ज्यादा चीजें सेल होनी है, तो फिर हम एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमारा रीऑर्डर लेवल बड़ा होगा, मतलब 700 की बजाय 1000 पे कॉल करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अच्छा जी, however sometimes the demand during lead time exceeds the expectation. In such case, if the demand is not fulfilled, the customer may move to competitor and result in loss of profit and goodwill. स्टोरी समझ आ गई? हमने सोचा था कि 400 बंदों को हम सर्व कर लेंगे जब तक हमारा अगला ऑर्डर आएगा, और बीच में क्या हुआ, स्टॉक आउट की सिचुएशन हुई, कस्टमर लूज हो गया, कंपटीटर के पास चला गया। हाँ, अज्यूमिंग का शिफ्ट स्टॉक नहीं था, फर्ज करो, तो उस वक्त फिर क्या होगा बच्चों, कस्टमर के लूज हो जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा, गुडविल का भी नुकसान हो जाएगा, और बाकी तो चलो प्रॉफिट का तो लॉस हो गई, नुकसान होगा ही होगा। Also, the delivery may delay the expected time, due to which the company may fail to produce the expected demand, which again result in loss of profit. एक तो ये है कि हमने सोचा था गलत कि जनाब 700 पे कॉल करेंगे 300 तक आ जाएगा, और लोगों ने ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। दूसरा ये है कि टाइम सोचा था 4 दिन में आ जाएगा, वो टाइम भी 4 दिन में ना लगा, 6 दिन में आया। दोनों सूरत हाल की वजह से सिचुएशन वर्स होगी। क्या ये दोनों सिचुएशन अलग-अलग डिफरेंट समझ आ रही कि नहीं आ रही? टाइम की वजह से भी मसला हुआ, मतलब लोग एवरेज ही खा रहे थे, हमने सोचा था 4 दिन में आ जाएगा, लोग एवरेज खा रहे थे, लेकिन 6 दिन में आया, तो 2 दिन जो लोगों ने एवरेज कंज्यूम करना था वो कंज्यूम हमारे पास था ही नहीं, कुछ लोगों की कंजम्पशन एवरेज थी। दूसरा ये है कि 4 दिनों में आना था, 4 दिनों में ही आया, लेकिन कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई कि हमारी वो सारी एवरेज वाली कैलकुलेशन बेड़ा गर्क हो गई। To avoid such risk, the company also maintains a level of stock which is called safety stock. तो सेफ्टी स्टॉक का लेवल इस वजह से रखा। ऊपर जो बात हो रही है वो सेफ्टी स्टॉक के बगैर हो रही है। स्टोरी समझ आ रही है ना? रीऑर्डर लेवल की जब बात कर रहे हैं तो सेफ्टी स्टॉक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का मसला आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक को भी मेंटेन करते हैं। If the cost of holding safety stock is greater than the cost of stock out, the business would be incurring more loss. हाँ जी, अब वो जो सिंपल सी बात है, सोच समझ के जवाब देना। सेफ्टी स्टॉक को सारा साल मेंटेन करें, खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर वो खर्चा ज्यादा है, सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन क्यों कर रहे हैं? ताकि कस्टमर ना लूज हो। कस्टमर लूज होने का खर्चा अगर कम हो, सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने का खर्चा अगर ज्यादा हो, तो क्या करेंगे? कस्टमर को लूज होना अफोर्ड कर लें। नहीं बात समझ? देखो फर्ज करें आपने एक चिकन पूरा साल फ्रीज करके रखा, संभाल के रखा, क्यों? क्योंकि कस्टमर आएगा वो बर्गर खाएगा। बर्गर खाएगा, कितने का बर्गर बनेगा जी? 400 रुपए, और उस चिकन को पूरा साल फ्रीज करने का खर्चा 2000 रुपए का बन गया। स्टोरी समझ आ रही है? तो आप कहेंगे, वो कस्टमर आएगा तो आप उसको गुस्से से देखेंगे कि तेरे 400 पीछे में 2000 रुपए का फ्रीजर साड़ दें। वो समझ आ रही है ना? तो आप उस कस्टमर को सिंपल क्या कर देंगे? ना कर देंगे, जा जिसे मर्जी जाके खा। मतलब आप दिसंबर में कहते हैं जी मैंने मैंगो का मिल्क शेक पीना दिसंबर में, ठीक है जी, और लोग बनाते भी हैं, इसमें शक कोई नहीं। डेफिनेटली उस मैंगो को किसी बंदे ने मई में परचेज करके फ्रीज कर दिया होगा दिसंबर तक के लिए, उसका रंग काला हो रहेगा लेकिन टेस्ट वही होगा, मई में आप फील कर रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि उसने उस पूरे क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को पूरे 6 महीने या 7 महीने के लिए स्टोर करके रखा, उसका खर्चा होगा। मैंगो तो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली उसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक हो गया। और वो जो दिसंबर में जूस बेच रहा होगा, मिल्क शेक बेच रहा होगा, वो क्या जी, ये जो मैंगो का मिल्क शेक आपको दिसंबर में चाहिए ना, तो 1500 रुपए का एक गिलास मिलेगा, तो वो परचेज करेगा? कोई भी नहीं परचेज करेगा। वो कहेगा ना पैसे सीधे 120 दे लेने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਈਦਾ, ਇਹ थोड़ा ਜਿਹਾ स्ट्रा देना लगा ਹੁੰਦਾ है, और ਤੁਸੀਂ स्ट्रा ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं लेना, ठीक है? तो हम तो 120 रुपए देंगे। तो वो आपके 120 रुपए के चक्करों में उस मैंगो को मई से लेकर दिसंबर तक स्टोर करे, वो पागल है। ये बात समझ आएगी नहीं? तो बच्चों समटाइम फिर हमने क्या डिसाइड करना होता है कि यार सिर्फ इसलिए कि कस्टमर जो है हमारा लूज ना हो, हम पागलों की तरह उसको स्टोर करने में खर्चा ना करें। तो समटाइम हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं भी करेंगे अगर कस्टमर लूज होने का खर्चा क्या हो, कम हो, सेफ्टी स्टॉक का खर्चा ज्यादा हो। Therefore, a level should be set where the cost of stock out
प्लस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द सेफ्टी स्टॉक इज मिनिमाइज। बच्चों सेफ्टी स्टॉक का खर्चा ज्यादा होगा लेकिन कस्टमर को लूज करने का खर्चा कम होगा, है ना। सेफ्टी स्टॉक अगर हमने मेंटेन किया है खर्चा पड़ रहा है ना, लेकिन कस्टमर लूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना चाहते तो कस्टमर लूज होने का खर्चा ज्यादा होगा। तो बच्चों फिर आपने क्या करना है, एक ऐसा लेवल सेट करना है जिसपे इन दोनों का लेवल ऑप्टिमम हो और टोटल आंसर क्या हो, सबसे कम हो। ईओक्यू वाला कंसेप्ट आ रहा है बीच में। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, पढ़ लें जरा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बच्चों, एक चीज मेरे पास 10 रुपए की मैंने बना के रखी हुई, एक बंदा आके कहता है यार ये चीज मुझे दे दो, मैं कहूँगा 15 रुपए दे दो, मेरे पास अवेलेबल है। मैंने 10 रुपए की चीज उसको बेची, मैंने 15 रुपए का कैश पकड़ लिया। मेरा एक एसेट 10 रुपए से कम हुआ लेकिन मेरा दूसरा एसेट कैश मेरे पास आया 15 रुपए का, तो क्या मैंने 5 रुपए कमाए, वो एक्स्ट्रा है। 10 की कॉस्ट तो मैंने पूरी कर ली लेकिन मैंने 5 एक्स्ट्रा भी कमाए। अब अगर वो चीज मेरे पास पड़ी नहीं है, 10 की कॉस्ट मेरी बचत होगी एक हिसाब से, तो 10 रुपए कैश नहीं आया और 10 रुपए की कॉस्ट नहीं थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों मेरा कैश 10 रुपए नहीं आना था, 15 रुपए आना था। मेरे 5 रुपए जो मुझे आने थे वो नहीं आए, किस वजह से, स्टॉक आउट होने की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कस्टमर तो आ गया था मेरी दुकान पे, ठीक हो गया, मेरे पास चीज होती मैं 5 रुपए कमा लेता, वो चीज नहीं है तो 5 रुपए नहीं कमा सकता। 10 रुपए जो उसकी कॉस्ट थी, 10 रुपए तो मैंने पूरे कर लेने थे, उसके ऊपर मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलने थे। स्टोरी समझ आ गई। अगर मैं 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचूंगा ना तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं है कस्टमर आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे कौन सा फायदा होना है उसको बेच के, नहीं पड़ी तो ना वो सही, अल्लाह खैर समझ। लेकिन पॉइंट ये 10 रुपए की चीज मैंने 15 में बेच के 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाने थे, वो नहीं मुझे मिलेंगे स्टॉक ऑफ होने की वजह से। तो पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ लो। पढ़ लिया जी। अब आ गई जी प्रोबेबिलिटी। चले वेला, अब 5 मिनट में देखो सवाल होता है 12 बजे, मौलवी साहब को जाके उठाना अभी। Entity X uses item Z in its production process. It purchases item Z from an external supplier in batches. For item Z, the following information is relevant. होल्डिंग कॉस्ट क्या है बच्चों, 15 पर यूनिट पर ईयर। पूरा साल एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट क्या है, 15 रुपए। स्टॉक आउट कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन लॉस पर यूनिट। एक यूनिट अगर हम नहीं बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट है जो चला जाएगा, 5 रुपए का प्रॉफिट है जो चला जाएगा। लीड टाइम, ये लीड टाइम क्या चीज है, कॉल करेंगे और चीजें मिलेंगी, 1 हफ्ता लगेगा। ऑर्डर साइज, ये ऑर्डर साइज क्या होता है, कॉल करके कितने यूनिट मंगवाने हैं। ऑर्डर साइज क्या होता है, बोलो बताओ जरा, शाबाश। क्या 270 यूनिट का लेवल आएगा तब फोन करेंगे या फोन करके 270 मंगवाएंगे, ये क्यों समझ आ रहा है। ऑर्डर साइज मींस फोन करके कहना क्या कितने यूनिट चाहिए, दैट इज ईओक्यू। ये वो लेवल नहीं है कि 270 यूनिट थे तो कॉल की, यूनिट पता नहीं कितने थे, हमने कॉल कितने यूनिट की है, 270 यूनिट की कॉल की है। अब अगला पॉइंट सुने। एंटिटी एक्स ऑपरेट्स फॉर 48 वीक्स ईच ईयर।
साल में कितने हफ्ते होते हैं? ये क्या कह रहा है? एक महीना छुट्टी होगी, मतलब एक महीना प्रोडक्शन नहीं होगी। वीकली डिमांड फॉर यूनिट जी फॉर प्रोडक्शन इज वेरिएबल एज फॉलो। हाँ जी, आ गई प्रोबेबिलिटी। अभी आपने मुझे सोच समझ के जवाब देना है। ये प्रोबेबिलिटी समझ आ गई तो छुट्टी। कभी कभी तो फील होता मैं मेवा अस्पताल खलोता गुर्दा वार्ड है, फेफड़ा वार्ड है। फेफड़ों के तमाम लाइलाज मराइज जो हैं, मरीज सारे साढ़े को इकट्ठे हुए। टर्मिनल कैंसर है, उसकी आखिरी खांसी। ठीक है, मरहूम मरने से पहले आखिरी खांसी करके गए थे। हैं? इस तरह की आवाजें आ रही हैं, मतलब अच्छा जी। यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग द लीड टाइम। बच्चों लीड टाइम का क्या मतलब है? देखो हमने जब कॉल की, कॉल करके कितने यूनिट मंगाए? 270। क्या अभी वो आ गए हैं? अभी नहीं आए। कॉल कर दी है और कॉल करके यूनिट आने में कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता लगेगा। क्या उस हफ्ते में कस्टमर आएंगे? कस्टमर आएंगे। वो कस्टमर आके कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे? लेकिन 70 यूनिट कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10%। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? तो इसका मतलब बच्चों ये है कि मेरे पास 70 यूनिट होने चाहिए 270 यूनिट की कॉल करने से पहले, ताकि अगर वो 70 यूनिट के लिए लोग आ जाएं, मेरे पास वो क्या होने चाहिए। लेकिन क्या बच्चों लोग ज्यादा भी आ सकते हैं? अगर 80 यूनिट की कंजम्पशन का ऑर्डर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? क्या इस 80 में ये 70 शामिल है या ये 70 लेता है 80 लेता है? मतलब 10 लोग ज्यादा आएंगे, बात समझ रही है? लेकिन क्या वो जो प्रोबेबिलिटी है 20%, उसमें 10% शामिल है या नहीं शामिल है? देखो ये 70 यूनिट कैसा हो सकता है कि उस हफ्ते में जिस हफ्ते में कॉल की हमने 70 यूनिट लेने के लिए भी कस्टमर आ जाए और 80 यूनिट लेने के लिए भी कस्टमर आ जाए। सोचो, या 70 होगा, इस 80 के अंदर ही 70 है। सादल फाज में 10 यूनिट एक्स्ट्रा सेल हो सकते हैं, 80 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं सेल हो सकते। 70 यूनिट सेल हो जाएंगे उस हफ्ते में जिस हफ्ते में हमने कॉल की है और यूनिट अभी नहीं आए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% नहीं है। अगर तो प्रोबेबिलिटी 100% होती तो हम कसम खा के कहते हैं कि 70 यूनिट हमारे लिए क्या है? काफी है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। 80 यूनिट सेल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 20%। 90 यूनिट सेल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और 100 यूनिट सेल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 40%। तो बच्चों जरा 40, 30, 20, 10 को टोटल करें, क्या आंसर आता है? 100% आता है। क्या सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 100? याद आ रहा है कुछ? क्या ये सैंपल स्पेस है? इसका मतलब यह है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। मतलब 120 यूनिट सेल नहीं हो सकते और 60 भी नहीं हो सकते। पॉइंट समझ आ गया? 100 से ऊपर वाली स्टोरी कभी भी नहीं आई हमारी जिंदगी में, और 70 से नीचे वाली स्टोरी भी कभी नहीं चली। ये मिनिमम कंजम्पशन है और ये मैक्सिमम कंजम्पशन। पॉइंट समझ आ गया? ड्यूरिंग लीड टाइम बच्चों जब 70 यूनिट की सेल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% कैसे निकली होगी कि 100 में से 10 दफा ऐसा हुआ होगा कि 70 लोगों ने आके लीड टाइम में हमसे चीजें मांगी होंगी। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? और 100 में से 20 दफा ऐसा हुआ होगा, मतलब 100 से मुराद ये है कि पिछली हिस्ट्री है उसमें 100 दफा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। तो 100 में से 20 दफा ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने हमसे आके 80 यूनिट मांगे होंगे, और 100 में से 30 दफा ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने हमसे आके 90 यूनिट मांगे होंगे। तो जिन लोगों ने 90 मांगे होंगे
उनमें 80 भी शामिल होंगे। लेकिन बच्चों क्या इस 30 में, इस 30% प्रोबेबिलिटी में ये 20% शामिल है? नहीं शामिल। और ये 10% शामिल है? नहीं शामिल। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस 40% में क्या ये 30, 20, 10 ये सब कुछ शामिल है? नहीं शामिल, ये अलग है। ये पॉइंट समझ आया? लेकिन इस 100 में ये 90, 80, 70 शामिल है। फर्ज करें बच्चों मेरी कंजम्पशन है 90 यूनिट्स। मैंने जब कॉल की, कॉल करने के बाद लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे कितने यूनिट लेके कंज्यूम किए? 90। तो बच्चों उस 90 में ये 70 मेरा ऑर्डर फिल हो रहा है, ये 80 वाली प्रोबेबिलिटी भी फिल हो रही है और ये 90 वाली भी फिल हो रही है। कौन सी फिल नहीं हो रही? 100 वाली फिल नहीं हो रही। तो बच्चों मैंने 70, 80 और 90 वाला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया जब मेरे पास 90 यूनिट थे। सोचो, मतलब 70 वाली सिचुएशन हो, क्या मैं आराम से कवर कर सकता हूँ? 80 वाली सिचुएशन हो, आराम से कवर हो सकता है। 90 वाली सिचुएशन हो, वो भी कवर हो सकती है। तो बच्चों मैंने कितने % प्रोबेबिलिटी कवर कर ली? मैंने 60% प्रोबेबिलिटी कवर कर ली है। और कितने % रिस्क मैं ले रहा हूं? 40% रिस्क ले रहा हूं। किस चीज का रिस्क ले रहा हूं? कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? स्टॉक आउट। मतलब मेरे पास 40% रिस्क ले रहा हूं कि अगर 100 बंदे आ गए तो मैं कितनों की जरूरत को फिल कर सकता हूं? 90 की तो फिल कर सकता हूं। कितने लोगों को फिल नहीं कर पाऊंगा? 10 वाले मेरे से रह जाएंगे। और क्या वो 10 वाले हमेशा 100% रह जाएंगे? नहीं, 40% चांस है कि रह जाएंगे। ये बात सुनिए, मतलब 10 वाकयात होते हैं एक साल में, 10, तो 10 में से 4 वाकये ऐसे होंगे जिसमें 100 बंदे आ गए। तो 10 की 10 दफा मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, 4 दफा मसला होगा। या यहां तक ये पॉइंट समझ आया सबको? अब बच्चों सवाल ये है, वेदर ए रीऑर्डर लेवल ऑफ 90 यूनिट्स और 100 यूनिट्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। आपने निकालना ये है कि 90 यूनिट्स पे कॉल करें या 100 यूनिट्स पे कॉल करें। तो हमने देखना ये है कि अगर 90 यूनिट्स पे कॉल करें तो दो चीजों की कॉस्ट का सम कितना आता है? किस किस का? दो चीजों की कॉस्ट। बच्चों अगर स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा है तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है तो स्टॉक आउट कॉस्ट। हमने इन दोनों लेवल पे ये दोनों कॉस्ट निकाल के टोटल करके देखना है कि दोनों का टोटल कहाँ पे कम आ रहा है, वो ऑर्डर हम मेंटेन करें। क्या यहाँ तक की स्टोरी समझ आ गई बच्चों? ये इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे स्टोरी जो है कल चलाएंगे। यहाँ तक की बातें याद रखनी है आपने।